नमस्ते, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल बी वेल्दी और आपके साथ हूं मैं आपकी फाइनेंशियल एजुकेटर स्वाति। जब हम निवेश की बात करते हैं तो साथ ही में हम एक बात हमेशा कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन अच्छे तरीके से करें। डाइवर्सिफाई करने का एक तरीका है कि अलग अलग स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, चाहे वो ग्रोथ हो या वैल्यू हो, उसमें भी सही तरीके से निवेश किया जाए। लेकिन अक्सर हम उलझ जाते हैं कि इन दोनों स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में बैलेंस कैसे किया जाए अपने पोर्टफोलियो में, है ना। आज वही बात करेंगे कैसे आप अपने पोर्टफोलियो में इन दोनों स्टाइल का एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर अभिषेक सिंह। अभिषेक फिलहाल डीएसपी म्यूचुअल फंड में 5 स्कीम, जिसमें एक प्योर इक्विटी और 4 हाइब्रिड स्कीम शामिल है, उसके फंड मैनेजर हैं। और उनसे हमने बात की थी कुछ महीनों पहले अपने नो योर फंड मैनेजर सीरीज में, जहां पर उनको हमने एक इंडिविजुअल और एक प्रोफेशनल के तौर पर समझने की कोशिश की थी। उस बातचीत की एक झलक ये रही आपके लिए। इवेंचुअली आपका पैसा तभी बन सकता है जब 80 रुपए की चीज़ 60 रुपए में खरीदें या 50 रुपए की चीज़। ये हमें अपने रोज़मर्रा में हमें समझ में आता है। मेरी दादी को समझ में आता है कि अगर मैं 100 रुपए की चीज़ 150 रुपए में खरीद रहा हूँ तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। बट पता नहीं क्यों हमारी इंडस्ट्री में ये इन्वर्ट हो गया। आजकल की जनरेशन को देखता हूँ, जो अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, दे आर वेरी फोकस्ड। उन्हें पता है कि ये करना है, और ये जितनी जल्दी आपको पता लग जाए उतना अच्छा है। अगर ये बातचीत आप पूरी देखना और सुनना चाहते हैं, जो आप ज़रूर करें, तो वो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आप अपने पोर्टफोलियो में कैसे वैल्यू और ग्रोथ का एक अच्छा परफेक्ट ब्लेंड बना सकते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, वक्त निकालने के लिए आज। हमने पढ़ा रिसेंटली कि आप पे एक नई जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। आप पहले 4 स्कीम्स मैनेज कर रहे थे। हाल ही में एक नया फंड डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड फंड, जो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, उसकी जिम्मेदारी आपको मिली है। तो जो निवेशक इसमें निवेश कर रहे हैं, जो देख रहे हैं हमें, वो जानना चाहेंगे क्या उस फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल में कुछ बदलाव होने वाला है क्या? स्वाति जी, पहली बात, अगर मैं 4 फंड मैनेज कर रहा हूँ तो मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ कि इसमें एक स्टाइल होगी, इसमें कोई और स्टाइल होगी। इन्वेस्टर फंड मैनेजर के दिमाग में एक मॉडल पोर्टफोलियो है। मेरे हिसाब से ये 30 या 40 स्टॉक पोर्टफोलियो में होने चाहिए, बिकॉज वहां पे रिस्क रिटर्न सबसे अच्छा है। मैं वही पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ अक्रॉस माय फंड्स। तो अगर मैं 5 फंड मैनेज कर रहा हूँ या 3 फंड मैनेज कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो एक ही है। अभी तक इसके पहले जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहे थे ये फंड, उनके स्टाइल में और मेरे स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कुछ चीजें जो चेंज होंगी इस फंड में, 3 ब्रॉड चेंजेस हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक, जो पोर्टफोलियो मैंने इनहेरिट किया उसमें 51 स्टॉक्स थे। मैं टिपिकली 35 और स्टॉक्स रखने की कोशिश करता हूँ अपने फंड में। तो ये धीरे धीरे कम होंगे। पहले महीने के बाद ऑलरेडी 46 स्टॉक्स हो गए हैं। ओवर टाइम आई एम होपिंग दिस कम्स डाउन बिलो 40 के अंदर स्टॉक्स हैं उसके अंदर। दूसरी चीज, जब मैंने ये लिया तो 55% इक्विटी एक्सपोजर जो था वो लार्ज कैप्स में था। धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। नाउ वी आर एट 60%। आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम मार्केट्स यहीं रहे तो वो 70% के आसपास हो जाएगा। मैं जब अपनी स्क्रीन रन करता हूँ तो ज्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स ऊपर आते हैं, जहां पे मुझे द ऑड्स आर लुकिंग बेटर। वो एक चेंज है। और तीसरा एक चेंज जो है वो ये है कि कुछ 10 या 15% ऑफ द पोर्टफोलियो वो काफी एक्सपेंसिव था बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग। वो मैं कम कर रहा हूँ, एंड आई एम रीडिप्लॉइंग इट इनटू अदर स्टॉक्स दैट आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ माय अदर पोर्टफोलियोज, अदर फंड्स दैट आई मैनेज। तो 1-2 क्वार्टर में आपको अक्रॉस ऑल द फंड्स दैट आई मैनेज यू विल सी सिग्निफिकेंट ओवरलैप्स। सिमिलर पोर्टफोलियो होगा अक्रॉस दी स्कीम्स। तो आप ये कह रहे हैं कि आप जो भी पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, अगर फिलहाल आपके पास 4 स्कीम्स हैं, चारों में एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ सेक्टर एलोकेशन भी और स्टॉक सिलेक्शन में भी? करेक्ट, ऑलरेडी मिल रहा है। तो अभी मैं फंड्स मैनेज कर रहा हूँ, ऑलरेडी 70% ओवरलैप है। अगले 1-2 क्वार्टर में वही सेम चीज इक्विटी एंड बॉन्ड में भी टू अ लार्ज एक्सटेंट रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा अभिषेक, आपने कहा कि आप 35 से 40 स्टॉक एक पोर्टफोलियो में रखना प्रेफर करते हैं और आपको लगता है कि ये डाइवर्सिफिकेशन एनफ है इतना, राइट? करेक्ट।
हमने आपका पोर्टफोलियो भी देखा, आपका एग्जैक्टली इतना ही नंबर रहता है आपके सारे उसमें, और जो आपके जो कैटेगरी को देखेंगे उससे काफी कम है, वहां पर आपको हमेशा 50+ में स्टॉक्स, नंबर ऑफ Yeah, स्टॉक्स देखने को मिलते yeah, हैं। सो व्हाई डू यू हैव दिस अप्रोच, एंड 35 से yeah. 40 क्यों लगता है कि इट्स अ करेक्ट डाइवर्सिफिकेशन? काफी हॉटली डिबेटेड टॉपिक है ये स्वाति जी। सो कुछ लोग जब कहते हैं कंसंट्रेशन बुरा है, उनके दिमाग में 4 या 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो होता है। एंड हम्म। काफी सीनियर लोग, सो चार्ली मंगर फॉर एग्जांपल, ही उनके पास 4 स्टॉक का पोर्टफोलियो था। आज आप बर्कशायर देखेंगे तो 18% उस फंड का सिर्फ एक स्टॉक में है, एप्पल में। व्हेन आई सी अ रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, मैं 30 स्टॉक के पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से वेल डिवर्सिफाइड है। मैथमेटिकली भी अगर आप देखेंगे तो 16 17 आइडियाज के बाद डाइवर्सिफिकेशन का इंक्रीमेंटल बेनिफिट कुछ नहीं होता है। ओके। चैलेंज हमारे लिए ये है एज अ फंड मैनेजर कि अगर मैं कुछ ओन नहीं करता हूं और वो चीज अच्छा करने लगती है, देन यू गेट पीनलाइज्ड, यू गेट हर्ट, परफॉर्मेंस आपकी बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में कमजोर दिखने लगती है। और जो इजीएस्ट थिंग है हमारे लिए जो करना है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लो एंड आप बेंचमार्क के करीब रहोगे। बट मुझे लगता है ये करने से ओवर लॉन्गर टाइम आप बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते, बिकॉज बेंचमार्क से अलग परफॉर्मेंस के लिए आपको 2 चीजें करनी है। एक पोर्टफोलियो बनाना है जो बेंचमार्क से अलग हो, और दूसरा आपको सही होना है जो भी आपने अलग किया। यू हैव टू बी राइट अबाउट दोस चेंजेस। अदरवाइज क्या होगा कि आप वही चीजें होल्ड कर रहे हैं जो बेंचमार्क होल्ड कर रहा है, और आप 2% रेगुलर स्कीम्स में पे कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है बेंचमार्क को बीट करना। 30 स्टॉक्स इनफ है to give you diversification, at the same time enough to create a portfolio जो benchmark से अलग हो, जहां पे आप जो चीजें आपको अच्छी लगे वहां पे आप अच्छा वेट बना पाए। So we do not shy away from taking active weights. Sectoral आप हमारे weights देखें या stocks में weight देखें, we take significant weights when we feel the risk returns are in our favor. तो जब हमें लगता है कि ये सही है करना, we go ahead and do it. ओके। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप एक तो बेसिकली आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ ज्यादा आपका झुकाव है, लेकिन जो आपकी आपकी डेफिनेशन है वैल्यू पता करने की, ढूंढने की, वो इंडस्ट्री के बाकी लोगों से या इंडस्ट्री से थोड़ी अलग है। आप उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे क्या? या स्वाति जी, सारी इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग, as somebody smarter than me said, is value investing. अब चैलेंज ये है कि अगर मैं कोई सरकारी कंपनी खरीद रहा हूँ, 8-10 के पी पे खरीद रहा हूँ, तो मैं कहूंगा ये वैल्यू है। कोई 100 पी वाली कंपनी खरीद रहा है, वो भी कह रहा है कि ये वैल्यू है। एंड हिज डेफिनेशन ऑफ वैल्यू इज कि कंपनी इतनी स्ट्रांग है और इतनी अच्छी है, इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इतने अच्छे हैं कि 100 पी इसके लिए कम है, एंड दैट इज हाउ दिस इज वैल्यू। कोई ये नहीं कहता कि मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट डिस्क्रिशनरी जो सिस्टमैटिक वाले होते हैं, जो सिस्टम यूज करके ट्रेड करते हैं, they sometimes deviate, but 9 out of 10 people will say we are following value investing. My definition of value investing is कि आप 100 रुपए की चीज 80 रुपए में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज 100 रुपए की है? एंड मार्केट्स एंड लाइफ आर वेरी वेरी अनसर्टन। तो जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं वो 100 रुपए उसकी वैल्यू, वो ये है कि जो भी एजम्पशंस आप यूज कर रहे हैं वो वैल्यू डिटरमिन करने के लिए, वो बहुत कंजर्वेटिव होनी चाहिए। तो अगर कोई बैंक है जो हमेशा 15% से ग्रो किया है और आज मैं उसकी फेयर वैल्यू निकालूं, तो मैं 10% प्रॉब्ली यूज करूंगा। ये 10-11% पे ग्रो करेगा तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? और तब अगर वैल्यू 100 रुपए होनी चाहिए और फिर भी मुझे स्टॉक 80 रुपए में मिल रहा है, देन आई से देयर इज वैल्यू हियर। दैट इज द काइंड ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग दैट वी ट्राई टू एग्जीक्यूट इन आवर पोर्टफोलियोज। तो कभी कभी होता है कि कोई चीज शायद 5-6 पी पे भी वैल्यू नहीं है, बिकॉज प्रॉस्पेक्ट्स इतने बुरे हैं कि उतना भी उसका प्राइस नहीं होना चाहिए। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि कोई चीज 20 या 25 पी पे भी वैल्यू है। तो द वे वी पुट इट इज कि जब हम कहते हैं वैल्यू, वी डू नॉट मीन स्टैटिस्टिकल वैल्यू कि खाली लो पीबी या लो पी वैल्यू नहीं है, लो इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड आई गेट इट कि लोग स्ट्रगल करते हैं डिटरमिन करने में, बट इन आवर माइंड्स वी आर वेरी क्लियर व्हाट वी मीन बाय वैल्यू। आपको तो क्लैरिटी है, लेकिन एक रिटेल निवेशक को कैसे क्लैरिटी होगी अभिषेक? स्पेशली ये बताएं, जब आप एक फंड मैनेजर के तौर पे स्टॉक्स चुनते हैं और आप वैल्यू देख रहे हैं वहां पे है कि नहीं, क्या एक निवेशक म्यूचुअल फंड स्कीम चुनते वक्त इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकता है क्या? हाँ, तो स्वाति जी, पहली बात तो
उसे ये समझ नहीं है, इसलिए वो मुझे पैसे दे रहा है। राइट। एंड ब्रॉडली जो चीजें उसे ध्यान में रखनी है कि 3 4 या 5 फंड जितने भी आपके पोर्टफोलियो में हैं, वो उनका अप्रोच थोड़ा थोड़ा अलग होना चाहिए। एंड वन वे टू जस्ट जज दिस इज, एक तरीका जिससे आप देख सकते हैं कि आप उसका हिस्टोरिकल रिटर्न देखेंगे तो किसी का स्टाइल जो मुझसे काफी अलग है, जब मैं अच्छा कर रहा हूं तो शायद वो उतना अच्छा नहीं कर रहा है, या जब वो उतना अच्छा कर रहा है तो मैं उतना अच्छा नहीं कर रहा हूँ। ये हिस्टोरिकल रिटर्न्स देख के काफी हद तक पता लग जाता है कि इस आदमी की स्टाइल क्या है। एंड इफ ऑल योर फंड्स आर डूइंग वेल, सारे सारे एक समय पे अच्छा कर रहे हैं और सारे एक समय पे बुरा कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। तो मैं लोगों को कहता हूं, अगर आपके पास 5 फंड है, सबके सब अच्छा कर रहे हैं, सबके सब बुरा कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है, बट सबके सब एक साथ अच्छा कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब आप डाइवर्सिफाइड नहीं है। नहीं है। एंड जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मुझे लग रहा है कि आप कौन से फंड पिक कर रहे हैं, इवेंचुअली ये आपके आपके रिटर्न्स डिटरमिन नहीं करते। एटलीस्ट मेरा रियलाइजेशन यही है। ओके। योर सेविंग्स रेट, योर एलोकेशन टू इक्विटी, आपने कितना कितना सेव किया, उसमें से कितना निवेश किया, एंड कितने कितने वेल बिहेव्ड रहे आप। गलत टाइम पे कोई चीज बेची नहीं, गलत टाइम पे कोई चीज खरीदी नहीं, कम से कम एक्ट किया, दैट इज व्हाट डिटरमिन्स। तो आप वो फंड्स लीजिए जिसमें आप सबसे ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं। एंड दिस कुड बी 3 or 4 रीजन, बिकॉज आपको वो आदमी अच्छा लग रहा है, वो फंड मैनेजर अच्छा लग रहा है, आपको वो स्टाइल अच्छी लग रही है, या अगर आपको इन समय नहीं पढ़ना तो आप इंडेक्स ही कर ले, दैट इज ऑल्सो फाइन। मुझे फंड मैनेजर के बारे में जानने की जरूरत ही ना पड़े, मैं सिर्फ इंडेक्स करूंगा, दैट इज ऑल्सो फाइन। स्टाइल्स जज करना, उसके लिए आप फंड मैनेजर से पूछ सकते हैं कि आप मुझे बताइए कि आपका स्टाइल क्या है। आप वी हैव इनफैक्ट रिटन दिस डाउन, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं कि हर फंड मैनेजर का स्टाइल क्या है। और जो 4 5 फंड मैनेजर हैं जिन्होंने अपना लिखा है, आप वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा कि ये आदमी कुछ और करने की कोशिश कर रहा है, ये आदमी का अप्रोच अलग है इनसे। आपके पोर्टफोलियो में 2 3 फंड मैनेजर होने चाहिए जिनका अप्रोच थोड़ा अलग हो, सो दैट आपका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस थोड़ा स्मूथ हो, आप ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टेड रह पाए। और जितने ज्यादा समय के लिए आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, दैट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ एरर्स। बहुत सारी गलतियां वो कवर कर देता है अगर आप ज्यादा एक्ट ना करें तो। अच्छा, थोड़ा सा अब मार्केट आउटलुक और सेक्टर के बारे में बात करते हैं। आपके पोर्टफोलियो में मैंने एलोकेशन देखा था, जितने भी फंड आप मैनेज कर रहे हैं उसमें फोकस सबसे ज्यादा एलोकेशन आई थिंक बैंक और फाइनेंस, फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज एंड ऑटोमोबाइल, एंड लास्ट में आई थिंक आईटी सॉफ्टवेयर। ये सेक्टर्स पे आप ज्यादा हैवी हैं अभी। एनी पर्टिकुलर रीजन क्या दिख रहा है इन सेक्टर्स में आपको? स्वाति जी, जो सेक्टर्स हम ऐसे देखते हैं कि जब सेक्टोरल एलोकेशन की बात होती है तो आप ऐसे देखते हैं कि कहाँ पे मार्केट का कौन सा हिस्सा अपने 10 15 साल की हिस्ट्री से चीप ट्रेड कर रहा है। सो कंपेयर टू इट्स ओन हिस्ट्री, 10 साल की हिस्ट्री से आप उसे कंपेयर करेंगे तो कौन सी चीज महंगी है, कौन सी चीज सस्ती है। तो जब मैं ये टेबल देखता हूं तो जो चीज जो सबसे जहां पे वैल्यूएशन सबसे कंफर्टेबल है वो बीएफएसआई स्पेस है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। थैंकफुली these are also large parts of benchmark। तो आपके पास कोई भी diversified fund है या index fund है, large allocation is there in these funds, and there are some challenges in the short term। अगले 1 2 क्वार्टर में visibility थोड़ी कम है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं, पीपल आर वरीड कि कैसे मूव होंगे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी। बट जब भी ये सब कंसर्न्स होती हैं, टिपिकली दैट इज अ गुड टाइम टू बी इन्वेस्टेड इन दो सेक्टर्स। जब भी कोई कहता है कि 2 क्वार्टर के लिए ये चीज अच्छी नहीं है, मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप कह रहे हैं ये चीज सिर्फ 2 क्वार्टर के लिए अच्छी नहीं है या 3 क्वार्टर के लिए अच्छी नहीं है, मतलब उसके आगे अच्छी है। और दूसरी चीज जो आप बोल रहे हैं कि ये बहुत बुरी नहीं है, वरना आप कहते हैं कि इससे दूर रहो। तो लॉट ऑफ व्यूज व्हेन यू हियर अबाउट बीएफएसआई, आप बैंक से फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में आप लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे नहीं अच्छा तो है, बट शायद अगले 2 3 क्वार्टर के लिए अच्छा नहीं है। मैं अपने पूरे पोर्टफोलियो में अगर बना सकता तो मैं सिर्फ ऐसे ही आइडियाज रखता जो अच्छे हैं पर अगले 2 क्वार्टर के लिए अच्छे नहीं है, बिकॉज पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है अगले 2 क्वार्टर में अच्छा करने के लिए। दैट्स द चैलेंज। सो आई एम वेरी हैप्पी एलोकेटिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम टू बीएफएसआई। एंड द अदर पार्ट जैसे फार्मा हुआ या सम बिट ऑफ आईटी, दे आल्सो कॉम्प्लीमेंट दिस एक्सपोजर। बीएफएसआई थोड़ा वोलेटाइल होता है, फार्मा एंड ऑल देयर आर डिफेंसिव सेक्टर्स, correlations कम है because exports driven है, mainly BFSI is primarily a domestic sector, तो it gives a good balance to your portfolio।
एंड अगेन अगर आप वही एक्सरसाइज करें कि 10 साल से क्या चीजें कंपेयर टू देयर ओन हिस्ट्री आर चीपर, तो सम ऑफ दिस फार्मा नेम्स आल्सो कम अप, दे वर मोर प्रोमिनेंट 1 ईयर अगो, तो बट वो स्टॉक्स चल गए हैं तो अब थोड़ा एक्सपोजर भी कम हो गया वहां पे। बट ओवरऑल इट्स अ डिफिकल्ट एनवायरनमेंट स्वाति जी, इट्स नॉट इजी। अगर आप बीएसआई एक्सक्लूड कर लें, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो सारी चीजें थोड़ी महंगी हैं और वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच्ड हैं अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा अभिषेक, एक और मैं आखिरी के बाद एक और आखिरी सवाल कर रही हूँ। आपका खुद का निवेश म्यूचुअल फंड्स में होगा, आपने अभी तक कभी ऐसा किया है कि किसी फंड में एक पर्टिकुलर टाइम तक निवेश किया तय वक्त तक और फिर आपने उसमें बंद करके कोई नया फंड चुना हो या स्विच किया हो किसी दूसरे फंड में? अगर हाँ, तो आपकी वजह क्या होती है फंड स्विच करने की? ट्रिकी। सो स्वाति जी, इसके पहले तो मैं खुद ट्रेडर था, तो मेरा अपना स्टॉक पोर्टफोलियो था, बहुत लो चर्न अभी भी है। एज ऑफ दिस मोमेंट 40% ऑफ माई नेटवर्थ, मेरी पूरी सेविंग्स का 40% मेरे अपने फंड्स में है। और ये रेशियो बढ़ रहा है जैसे जैसे मैं अपना पुराना लेगेसी पोर्टफोलियो बेच रहा हूँ, मैं अपने फंड्स में ही कर रहा हूँ। टिपिकली मैंने देखा है कि आप किसी भी कैटेगरी का डाइवर्सिफाइड फंड ले लें, उसका वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड जाके देखें कि इस कैटेगरी में पिछले 10 साल में लार्ज कैप फंड ले लीजिए फॉर एग्जांपल, फर्स्ट 2-3 परफॉर्मिंग फंड है जो 10 साल में देखिए, उन्होंने भी 12-13% रिटर्न दिया है। और मैं जब एक एवरेज आदमी से पूछता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो रिटर्न ऑन ओवरऑल इन्वेस्टेबल नेटवर्थ, आपकी सारी सेविंग पे क्या है, आई थिंक वो सिंगल डिजिट रिटर्न बना रहा है। तो अगर आप वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड में भी इन्वेस्टेड होते 10 साल पहले, तो आपका 13-14% बन गया है, जो कि एक आम आदमी नहीं बना पा रहा है, बिकॉज उसे 20% बनाना है, वो 25% बनाने की कोशिश कर रहा है। तो डू नॉट स्विच। और एक चीज जो लोग मिस करते हैं, अगर इंडियन मार्केट सिर्फ 12% से ग्रो करता रहा और आपने हर तीसरे साल बेचा कोई फंड, उस पर आपने 13% टैक्स भरे, तो ओवर 30 ईयर, जो कि एक आम आदमी का इन्वेस्टिंग होराइजन होता है कि 20-30 साल में इन्वेस्ट करना शुरू करता है, 50-60 साल में 60 इयर्स एंड अबव ही स्टार्ट्स विथड्रॉइंग और यूजिंग, टोटल इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस इज 33%। 1/3 ऑफ योर वेल्थ यू विल लूज जस्ट बिकॉज ऑफ लीकेजेस इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। अगर आपको वो फंड अच्छा नहीं लग रहा है, तो इंक्रीमेंटल अपना जो है वो किसी और में कर दीजिए। ऐसे भी सिचुएशंस हैं, कल ही मैं एक आदमी से मिला जिनका 10 साल तक उन्होंने फंड चुना था, रिटर्न नेगेटिव था, और पिछले 2 साल में उस फंड ने इतना रिटर्न दिया है कि 10 साल का एवरेज रिटर्न 13% हो गया है। यू आर बेटर ऑफ चूजिंग अ फ्यू फंड्स दैट यू कैन स्टिक विद फॉर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम। एंड अगर आपने डाइवर्सिफाइड फंड्स चूज किए हैं, फ्लेक्सी कैप्स और मिड कैप्स और लार्ज कैप्स, बहुत ज्यादा सेक्टर थीमेटिक नहीं है, तो दे डू ओके। मतलब बहुत स्विच करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और वो हम सही डिसीजन नहीं, हम गलत टाइम पे स्विच कर रहे हैं। एटलीस्ट सारा डेटा जो मैंने देखा है वो है कि इन्वेस्टर्स गलत टाइम पे स्विच करते हैं, तो यू आर बेटर ऑफ स्टेइंग विद द फंड। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमसे बात करने के लिए। और आपसे बात करके बड़ा मजा आता है, आप जितनी क्लैरिटी के साथ बात करते हैं और ऑनेस्टी के साथ, वो हमें बहुत कम देखने को मिलता है इंडस्ट्री में। सो आई होप कि हम थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बात करें और आपके जो ज्ञान है वो दूसरों तक पहुंचाया जाए, ताकि वो सिर्फ हमें कहीं यहाँ वहाँ पढ़ने को ना मिले, बी वेल्दी के दर्शकों को भी देखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू स्वाति जी। और इसके साथ ही बी वेल्दी में फिलहाल इतना ही। कोई सवाल हो, डाउट हो, फीडबैक हो तो नीचे कमेंट करेंगे या फिर आप हमें मेल करेंगे ask@bwealthy.co.in पर। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए शुक्रिया, बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।